हाय हाय महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 26। गौरी घूमते हुए उस मंदिर को देखने लगी। उसे वह जगह बहुत पसंद आई। वहां कई कपल्स थे जो साथ साथ मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे और कुछ साथ साथ मंदिर में पूजा कर रहे थे। उन्हें देखकर गौरी को मुन्ना की याद आने लगी। उसने मुन्ना को सीधा वीडियो कॉल ही लगा दिया। मुन्ना इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर अपनी बाइक के पास खड़ा था और वहां से निकलने ही वाला था कि गौरी का कॉल देखकर रुक गया। मुन्ना ने कॉल अटेंड किया और कहा, हाय गौरी, आज तुमने सीधा वीडियो कॉल कर दिया। क्या तुम्हें हमारी इतनी याद आ रही थी? याद तो मैं तुम्हें हमेशा करती हूँ, लेकिन अभी मैं इंदौर की बहुत ही खूबसूरत जगह हूँ और पता है मैंने क्या देखा? गौरी ने चहकते हुए कहा। क्या देखा तुमने? मुन्ना ने पूछा। देखो, कहते हुए गौरी ने अपने फोन का बैक कैमरा ऑन किया और मुन्ना को दिखाने लगी। मुन्ना ने देखा एक कपल मंदिर में परिक्रमा कर रहा है। ये देखकर उसने कहा, गौरी, तुम किसी के पर्सनल मोमेंट कैच कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, मैंने तुम्हें वो देखने को नहीं कहा। देखो उस कपल के पीछे महादेव और गौरी का कितना सुंदर मंदिर है, गौरी ने कहा। मुन्ना ने ध्यान से देखा तो उसे मंदिर और उसमें विराजमान शिव गौरी की मूर्ति दिखाई दी। मुन्ना ने फोन की स्क्रीन से अपना सर लगाया और कहा, हम इस मंदिर में पहले आ चुके हैं। हाँ, किसके साथ? क्या मुझसे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ, क्या वो भी इंदौर में थी? इसलिए तुम बार बार काशी को लेने इंदौर आते थे ताकि उससे मिल सको और उसके साथ इस मंदिर आ सको। मुझे लगता ही था कि तुम्हारा कहीं ना कहीं तो मामला अटका है, लेकिन तुम कितने भोले और मासूम बनकर रहते हो। पर एक बात याद रखना मिस्टर मान, अगर तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी तो मैं तुम्हें किसी बनारस के किसी घाट में फेंक दूंगी और बाद में खुद भी कूद जाऊंगी, समझे तुम? गौरी एक सांस में न जाने क्या क्या बोल गई, जिसे सुनकर मुन्ना ने अपना सर पीट लिया और कहा, स्टॉप, जिप योर माउथ। तुम क्या थोड़ी पागल हो? पूरी बात सुने बिना ही कुछ भी सोचने लगती हो। हम इस मंदिर में आए जरूर हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे पहले हमारी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी? तुम्हें क्या हम आवारा छिछोरे लगते हैं? हमारी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम हो। तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकते। बस तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि तुम खुद से ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, ओके? गौरी ने सुना तो मन ही मन खुश हुई और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। मुन्ना ने देखा तो अपनी भवें उचकाई। जवाब में गौरी ने अपनी भवें उचका दी तो मुन्ना ने कहा, अब ये सब क्या है गौरी? तुम हमारी नकल क्यों कर रही हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? गौरी ने अपने होठों के सामने उंगलियों से जिप बनाने का इशारा किया तो मुन्ना को याद आया कि उसने ही तो अभी गौरी को चुप रहने के लिए कहा था। मुन्ना अपना ललाट खुजाने लगा और कहा, ठीक है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं, अब तुम बोल सकती हो। मुन्ना ने जैसे ही कहा, गौरी ने अपने होठों को गोल करके सबसे पहले तो उसे एक किस दिया। ये देखकर मुन्ना शर्मा गया और कहा, ये क्या कर रही हो? सब देखेंगे। तो देखने दो, मैंने अपने होने वाले पति को किस किया है। अब ये बताओ, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? देखो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे तुमसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है, गौरी ने पूछा। आज सुबह हमने फोन किया था, तब तुम्हारी मॉम से बात हुई थी। क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? सगाई का मुहूर्त 1 महीने बाद है, मुन्ना ने कहा। हाँ, क्या सच में? मुन्ना की बात सुनकर गौरी ने हवा में उछलते हुए कहा, मैं भूल गई थी कि वह इस वक्त मंदिर में है। पास से गुजरते पुजारी ने देखा तो कहा, अरे बेटा, ध्यान से। अधिराज जी और अंबिका जी भी गौरी को ऐसे देखकर चौंक गए और अधिराज जी ने पूछा, क्या हुआ गौरी, तुम ठीक हो ना? हाँ नानू, सॉरी, गौरी ने झेंपते हुए कहा और फिर नजर स्क्रीन पर जमा कर कहा, मतलब 1 महीने बाद हमारी ऑफिशियली सगाई है। हाँ, और हमने यही बताने के लिए सुबह फोन किया था, लेकिन तुम शायद सो रही थी, मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन सगाई में तो अभी 1 महीना है, क्या तुम उससे पहले मुझसे मिलने नहीं आ सकते? गौरी ने मासूमियत से कहा। मुन्ना ने देखा तो वह गौरी की मासूमियत में खोकर रह गया। मन ही मन मुन्ना को यह जानकर अच्छा भी लग रहा था कि गौरी उससे कितना प्यार करती है। उसने बड़े ही प्यार से कहा, हम आना चाहे तब भी नहीं आ सकते गौरी,
कुछ जिम्मेदारियां हैं हम पर जिन्हें हमें वक्त रहते पूरा करना है, लेकिन हम वादा करते हैं 1 महीने बाद पक्का तुम्हारे सामने होंगे। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती? गौरी ने उदास होकर कहा। हम तुम्हें भूले ही कहाँ हैं जो याद आएगी? तुम तो हर वक्त हमारे आसपास रहती हो, एक खूबसूरत ख्याल बनकर। मुन्ना ने थोड़ा प्यार से कहा। ओ अब ऐसे मत बोलो, मुझे तुम पर प्यार आने लगेगा, गौरी ने शर्माते हुए कहा। हालांकि शर्माने की वह सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। मुन्ना ने सुना तो हंसने लगा और कहा, अच्छा ठीक है, तुम सबके साथ मंदिर आई हो, दर्शन करो, हमें अभी निकलना है। ठीक है, मैं महादेव से दुआ करूंगी तुम्हारा जो भी काम हो वो जल्दी से पूरा हो जाए, और अपने लिए दुआ करूंगी कि तुम्हें मेरी इतनी याद आए कि तुम जल्दी से मुझसे मिलने इंदौर चले आओ। गौरी ने कहा तो मुन्ना फिर हंसने लगा और कहा, गौरी तुम कुछ ज्यादा ही फनी हो गई हो, हम रखते हैं। हाँ, क्या मैं तुम्हें फनी लग रही हूँ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, गौरी ने मुंह बनाकर कहा। हालांकि उसने कॉल कट नहीं किया था। आई लव यू, मुन्ना ने कहा और कॉल कट कर दिया। मुन्ना के मुंह से ये 3 शब्द सुनना ही गौरी के लिए बहुत बड़ी बात थी। वह खोई हुई सी वहीं खड़ी थी। काशी अधिराजी और अंबिका के साथ उसी तरफ चली आ रही थी। उसने जब गौरी को ऐसे देखा तो उसके पास आकर उसका कंधा हिलाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? हाँ, ओह काशी, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आज हम लोग दर्शन नहीं करने वाले हैं? गौरी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सिद्ध करते हुए कहा। अच्छा गौरी, हम तो नानू नानी के साथ वही करने जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें अगर यहाँ रुककर दिन में तारे देखने हैं तो देखो, काशी ने चिढ़कर कहा और आगे बढ़ गई। इससे क्या हुआ है? कहते हुए गौरी उसके पीछे चली आई। मुंबई। पूर्वी निशी को साथ लेकर अपने घर के लिए निकल गई। वंश की कैब भी मुंबई पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे नवीन के घर जाना था, इसलिए उसने कैब को उसी लोकेशन के लिए बुक किया था। शाम के 4 बज रहे थे और वंश काफी थक चुका था। साथ ही उसके जहन में बार बार निशी का ख्याल आ रहा था। कैब आकर ट्रैफिक में रुकी। वंश आंखें मूंदे सीट से सर लगाए सोच में डूबा था कि गाड़ी रुकने से उसकी आंख खुली और उसने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ, रुके क्यों? आगे ट्रैफिक है सर, क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ड्राइवर ने कहा। वंश ने पानी पिया और अपनी कोहनी गाड़ी के शीशे से टका कर हाथ की उंगली को अपने होठों से लगा लिया और मन ही मन सोचने लगा, वैसे मुझे इतने एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए। इतने बड़े अनजान शहर में नवीन अंकल ने मुझे रहने के लिए घर दिया, मेघना आंटी ने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा और निशी ने भी मुझे झेला ही है, पर इस बार मैंने शायद उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया, वरना वो इतना गुस्सा नहीं होती। मुझे नवीन अंकल से उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। शायद उन्होंने निशी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया हो, तभी वो इतना भड़क गई थी। लेकिन अब ये सब ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा गौरी ने कहा, क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? हाँ, यही सही रहेगा। मैंने जो किया उसके लिए मुझे एक बार निशी से माफी मांग लेनी चाहिए। वो इतनी आसानी से मुझे माफ तो नहीं करेगी, पर ट्राई करने में क्या जाता है। वैसे भी अगर नवीन अंकल ने बनारस फोन करके माँ को ये सब बता दिया तो बात पापा तक पहुंच जाएगी और वो सीरीज बनने से पहले ही मुझे वापस बनारस बुला लेंगे और फिर कभी मुंबई वापस नहीं आने देंगे। मुन्ना सही कहता है, कभी कभी मैं सच में गड़बड़ कर देता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त वो है कहाँ। हे महादेव, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? कहते हुए वंश ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, कैब के बगल में खड़ी स्कूटी पर उसकी नजर गई, जिस पर पूर्वी और निशी बैठी थी। वंश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ऊपर देखा और कहा, थैंक यू महादेव, मेरी बात पूरी होने से पहले ही आपने मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। वंश ने शीशे को नीचे करना चाहा, लेकिन वह नहीं हुआ। उसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन शीशा बंद था। ड्राइवर ने देखा तो शीशे का लॉक खोल दिया। वंश ने जल्दी से शीशा नीचे किया, लेकिन तब तक ट्रैफिक क्लियर हो चुका था और स्कूटी वहां से जा चुकी थी। सुनो भैया, उस स्कूटी का पीछा करो, वंश ने ड्राइवर से कहा। लेकिन सर, लोकेशन तो आपने कुछ और दी है, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन अभी मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है।
प्लीज यार भाई उधर ले लो, एक काम करना तुम और पैसे ले लेना, लेकिन प्लीज चलो, वंश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है। और पैसे मिलने का सोचकर ड्राइवर ने कैब पूर्वी की स्कूटी के पीछे लगा दी। कुछ देर बाद ही पूर्वी स्कूटी लेकर एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर चली गई। कैब ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोकी। वंश ने उसे पैसे चुकाए और अपना बैग लेकर बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ चला आया। वंश जैसे ही अंदर जाने लगा, गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, हे भैया, कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे जा रहे हो? अभी जो 2 लड़कियां अंदर गई है ना, मुझे उनसे मिलना है। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, वंश ने कहा। तुम जैसे आशिक बहुत आते हैं यहाँ, चलो जाओ यहाँ से, गार्ड ने वंश को फटकारते हुए कहा। अरे ऐसा नहीं है, वो दोनों लड़कियां मुझे जानती है और उनमें से एक तो मेरी दोस्त भी है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, वंश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन गार्ड ने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया और उसे वहां से जाने को कह दिया। काफी देर बहस करने के बाद गार्ड ने कहा, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। ठीक है, वंश ने कहा और वहीं गेट के पास खड़े हो गया। पूर्वी निशी को लेकर 3rd फ्लोर पर बने अपने फ्लैट में पहुंची, जहां उसके अलावा उसका भाई और एक कुत्ता रहता था। पूर्वी ने निशी को बैठने को कहा और खुद पानी लेने चली गई। पूर्वी पानी लेकर आई और निशी को देकर जैसे ही बैठने का सोचा, उसका फोन बजा। पूर्वी ने अपने बैग से फोन निकाला और देखा गार्ड का फोन है। ये गार्ड भैया मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? कहते हुए पूर्वी फोन उठाकर खिड़की के पास चली आई, जहां से नीचे सड़क और बिल्डिंग का मेन गेट साफ दिखाई देते थे। उसने फोन कान से लगाते हुए कहा, हाँ भैया, क्या हुआ? मैडम, एक लड़का आया है और वो कह रहा है कि वो आपको जानता है। वो अंदर आने की जिद कर रहा है मैडम, अगर आप उसे जानती है तो मैं उसे अंदर आने दूं? गार्ड ने पूछा। कौन लड़का और क्या नाम है उसका? पूर्वी ने हैरानी से पूछा कि उसने वंश को अभी तक देखा नहीं था। गार्ड ने वंश का नाम पूछा और पूर्वी से कहा, इसका नाम वंश है मैडम। क्या वंश? वंश यहाँ आया है? पूर्वी ने थोड़ा जोर से कहा। वंश का नाम जैसे ही निशी के कानों में पड़ा, वह उठकर पूर्वी के पास चली आई। वंश ने गार्ड को थोड़ा सा अंदर आने देने को कहा और अंदर आकर पूर्वी को देखकर हाथ हिलाया तो पूर्वी को यकीन हो गया कि ये वंश ही है। लेकिन वंश को यहाँ देखकर वह हैरान भी थी। उसने फोन वापस कान से लगाया और कहा, हाँ भैया, मैं इसे जानती हूँ, आप इसे अंदर। पूर्वी इतना ही कह पाई कि निशी ने उसके हाथ से फोन लिया और गुस्से से कहा, हम दोनों इसे नहीं जानते, क्या आप ऐसे ही किसी लफंगे को अंदर आने देते हैं? बाहर निकालें इसे। निशी ने फोन काट दिया और पूर्वी वहां से चली गई। गार्ड ने फोन जेब में रखा और कहा, जाओ भाई, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें नहीं जानती। वंश को अजीब लगा कि पूर्वी और निशी उसे पहचानने से इनकार कैसे कर सकती है। उसने गार्ड से कहा, आप एक बार मेरी उनसे बात करवा सकते हैं प्लीज? वंश को रिक्वेस्ट करते देखकर गार्ड ने उसे ध्यान से देखा। देखने में वंश उसे एक अच्छे घर का नजर आया, इसलिए गार्ड ने एक बार फिर पूर्वी का नंबर डायल किया। निशी, तुमने गार्ड भैया से ये क्यों कहा कि वो उसे अंदर ना आने दे? अंदर आकर पूर्वी ने निशी से सवाल किया। पूर्वी, अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ रुकूं तो वंश यहाँ नहीं आना चाहिए, निशी ने गुस्से से कहा। यार निशी, हो सकता है वो तुमसे माफी मांगने आया हो, पूर्वी ने कहा। मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए, निशी ने कहा। पूर्वी आगे कुछ कहती इससे पहले ही उसका फोन बजा। पूर्वी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वंश की आवाज उभरी और उसने कहा, हेलो पूर्वी, आई नो निशी तुम्हारे साथ ही है, मुझे बस उसे एक मैसेज देना है, क्या तुम अपना फोन स्पीकर कर दोगी प्लीज? पूर्वी ने अपना फोन स्पीकर पर कर दिया तो वंश ने कहा, हे निशी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें हर्ट किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा, कहकर वंश ने फोन काट दिया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 26। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।